नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा। चले इस वक्त खबरों का सिलसिला जारी है और आपको बता दें, सबसे पहली खबर आपको उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां की सुदर्शन न्यूज के खबर का बड़ा असर देखने को मिला। बता दें आपको, यहां पर एसीएमओ ने निजी नर्सिंग होमों में छापेमारी की है। इसी के साथ बिना फायर ब्रिगेड की एनओसी के संचालित हो रहे निजी नर्सिंग होम पर खबर सुदर्शन न्यूज चैनल ने प्रमुखता से चलाई थी। और वहीं एसीएमओ रंजन गौतम ने सरन हॉस्पिटल माधव मैक्स में छापेमारी भी की, जिसमें खामियां पाई गई है। माधव मैक्स और सरन हॉस्पिटल में एनआईसीयू तीसरी मंजिल पर चल रहे थे। वहीं एसीएमओ रंजन गौतम ने एनआईसीयू को तत्काल प्रभाव से नीचे शिफ्ट कराने के निर्देश जारी किए हैं। बिना विद्युत सुरक्षा की एनओसी के चलते निजी नर्सिंग होम यहां पर चलते पाए गए हैं। इसी के साथ ये भी बता दें कि अधिकांश आग लगने की घटनाएं बिजली की घटिया किस्म के तार और बिजली के ओवरलोड की वजह बताई जा रही है। ये सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। इसी के साथ एसीएमओ रजन गौतम ने बताया है कि विद्युत सुरक्षा अधिकारी को भेजकर निजी नर्सिंग होम के ओवरलोड की जांच कराई जाए। यही नहीं, फायर ब्रिगेड के सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं निजी नर्सिंग होमों के चारों तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो नहीं घूम रही हैं। इसी के साथ एसीएमओ रंजन गौतम ने निजी नर्सिंग होम संचालकों को बाहर से निकलने की अगली सीढ़ियों को बनवाने के निर्देश जारी किए हैं। यही नहीं, एसीएमओ की छापेमारी से निजी नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मच गया है। क्या निर्देश दिए गए आपके द्वारा? देखिए, मेरे द्वारा जो यहाँ के ऐसे अस्पताल है जिसमें एसएनसीयू, एनआईसीयू, सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट या न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट है, उन अस्पतालों का निरीक्षण करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यद्यपि अस्पताल बहुत अच्छे से डेवलप किए गए, किंतु हमारा पर्पस अस्पताल की बिल्डिंग से इम्प्रेस होना नहीं है, बल्कि हमें वहाँ एडमिट पेशेंट्स की सुरक्षा, सेफ्टी को देखना है। तो जो यहाँ थोड़ी बहुत कमियाँ थीं और यह इससे पहले वाले अस्पताल में थी, जैसे सीढ़ियाँ चौड़ी बनी हुई हैं लेकिन उन पर एंटी स्किट नहीं लगा है, तो एंटी स्किट लगेगा। अगर कहीं फायर डिटेक्शन अलार्म में काम चल रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर एक्टिव हैं, उनको चेक करा के देखा गया। हॉस पाइप्स वेल्ट इनबिल्ट हैं और उनको मोटर और टंकी से कनेक्ट किया हुआ है। मैं किसी दिन आगे मॉक ड्रिल भी करूँगा। तो मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हमें एसएनसीयू और एनआईसीयू की वैकल्पिक व्यवस्था चाहिए, एग्ज़िट की, निकासी का एक पुख्ता वैकल्पिक इंतज़ाम होना चाहिए। तो मैंने इनको वो सारी चीज़ों से अवगत करा दिया है और ये उसको एक गिवन समय में, गिवन टाइम में उन सब चीज़ों को रिमूव करेंगे। यहाँ जो तीमारदार थे बच्चों के साथ के, उनको भी हमने बताया कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप क्विक रहिए, अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील रहिए, और अगर कभी कोई ऐसी दुर्घटना होती, चूँकि ये ट्रायल है, ये इंस्पेक्शन है, एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ उत्तर प्रदेश एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द अदर डिग्नेटरीज। अधिकांश घटनाएं ओवरलोड की वजह से होती हैं। विद्युत सुरक्षा देखिए, बिल्कुल किसी ने भी नहीं ली हुई है, एक भी स्वास्थ्य मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बात सिर्फ फायर एनओसी की नहीं है। 15 मीटर से ऊंची किसी बिल्डिंग को फायर एनओसी लेना आवश्यक है। अगर वो 50 बेड के ऊपर है तो फायर एनओसी लेना आवश्यक है, किंतु अगर 50 बेड से कम है विद्युत सुरक्षा के एनओसी तो उसको फायर से बचाव के लिए अलार्म, प्रॉपर सूचना, उसके बाद सुरक्षा, निकासी, मेंटेनेंस, ये सारे फैक्टर आते हैं। अब आपने बात करी इलेक्ट्रिक सेफ्टी की, तो इलेक्ट्रिक सेफ्टी में फायर एंड इलेक्ट्रिक दोनों आते हैं। उसमें अगर वायर उच्च गुणवत्ता का नहीं लगा होगा या कैपेसिटी से ज़्यादा लोड होगा, तो अक्सर फायर 99% ऑफ द फायर जो लगती हैं वायर की गुणवत्ता कम होने से या ओवरलोडिंग की वजह से। तो इलेक्ट्रिक सेफ्टी की जो यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आके वायर की गुणवत्ता का इंस्पेक्शन। उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां की अवैध मजार बनाने पर लैंड जिहाद का प्रयास किया गया। बता दें कि मेरठ थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के दिल्ली देहरादून हाईवे NH
58 के पास अवैध मजार बना दी गई है, जिसकी सूचना डीएम मेरठ को भी अवगत कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सुदर्शन न्यूज को पूरा मामला अवगत कराया है। गौरतलब है कि NH 58 के नजदीक अवैध रूप से बनाई गई मजार के प्रशासन को कानो कान खबर तक नहीं लगी, जो कई सवाल ये अब खड़ा करते हैं। मैं रोजाना सुबह सुबह, मेरा घर पास में ही है, मैं सुबह सुबह डेली वॉक करता हूँ और आज से 3 महीने पहले यहाँ कुछ नहीं था और अभी 3 में यहाँ कुछ दिन पहले अचानक ये रात को मजार उगाई और ये ग्रीन बेल्ट में है, हाईवे के बिल्कुल हाईवे की ज़मीन में, सामने हाईवे चौकी भी है और अब इसमें चादर भी चढ़नी शुरू हो गई है, आप देख लिया होगा चादर चढ़ रही है इस पर। 3 महीने पहले ये प्लेन थी और ये ग्रीन बेल्ट की भूमि है। अगर यहाँ पे विस्तार होगा ना हाईवे का, तो आप ये बताओ फिर हाईवे के बीच में आ जाएगी ये, जो कि विस्तार प्रस्तावित भी है, तो विस्तार भी होना है और हाईवे पुलिस चौकी देख रही है, सब हो रहे हैं। तो इसकी आपने कोई शिकायत की? हाँ जी। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां की यूपी के फर्रुखाबाद में किसान की करीब 15 बीघा आलू की फसल खराब हो गई, जहां फसल खराब होने से लाखों रुपए का आलू किसान को नुकसान भी हो गया। बता दें कि आलू की फसल लगाने वाला किसान पिंकू ने कीटनाशक दवा विक्रेता पर खराब दवा देने का आरोप लगाया है, जहां खुदागंज स्थित गहरवार बीज भंडार से एमिस्टो प्राइम दवा खरीदकर आलू बीज का उपचार किया गया था। एरिस्टो प्राइम दवा से उपचारिक आलू बीज की 15 बीघा बुआई की गई थी, लेकिन आलू बीज का जमाव नहीं हो पाया। किसान ने बताया कि 1270 रुपए प्रति पैकेट आलू खरीदकर खेत में बुआई गई थी। आलू किसान ने बताया कि इस हिसाब से 1 बीघा खेत में करीब 15,000 से 18,000 रुपए प्रति बीघा लागत आती है। 15 बीघा आलू की फसल खराब हो जाने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। किसान ने संबंधित बीज भंडार संचालक के विरुद्ध कार्रवाई को खुदागंज पुलिस चौकी में सूचना भी दी गई है। वहीं थाना कमालगंज क्षेत्र की खुदागंज पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम पूरनपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। सर, दवाई हमने लगाई थी एमिस्टो प्राइम, उसका रिएक्शन हो गया, उससे जो है बीज जमा नहीं, तो फसल जोत रहे हैं। कौन सी ये दवा थी? कितने रुपए लीटर दवा लाए थे और कितने बीघा फसल थी आपकी? ये 5200 रुपये लीटर दवाई लाए थे, एमिस्टो प्राइम दवा थी और गहरवार बीज भंडार खुदागंज से हम दवाई लाए थे। कितने बीघा की आपकी फसल? ये 15 बीघा की है फसल हमारी। लगभग 1 बीघा में कितने रुपए की लागत आ जाती है? अब लागत तो इसमें तो हमने आलू ही खरीद कर गड़ाया था 1270 रुपये पैकेट और 1 बीघे में 7 पैकेट आलू पड़ता है और लगभग में 1 बोरी खाद NPK 12-32-16 डाली, 15,000 रुपये लगभग 15 से 18,000 रुपये लगभग खर्चा आ जाता है 1 बीघे में। दुकानदार को आपने सूचना दी थी मेरा आलू खराब हो गया? दुकानदार को सूचना दी थी, उसने कुछ सुना नहीं हमारी। आए थे खेत में? नहीं, खेत है तो मैं कहीं नहीं आए। फोन उठाया? फोन तो उठाते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करते हैं, ये कह देते अपना देख लीजिए। वहीं उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में धर्म संसद में बड़ी संख्या में संत महामंडलेश्वर शामिल हुए। जन्मभूमि की मुक्ति को लेकर मंथन हुआ। मथुरा वृंदावन श्री कृष्णा साधक ट्रस्ट सभागार में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर धर्म गुरुओं द्वारा चर्चा भी की गई और कहा गया कि श्री कृष्ण जन्म स्थान के बगल में बने विवादित ढांचे में नमाज पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा मिलना चाहिए। संपूर्ण ब्रज भूमि में मांस अंडा मदर पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। मानसरोवर मात्रा में आने वाली व्यवधान समाप्त होनी चाहिए। तो वहीं कुछ संतों द्वारा NRC कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून और लाभ जिहाद नियंत्रण कानून शीघ्र सरकार द्वारा जनहित में लाया जाए, ये मांगे रखी है। इसी के साथ धर्म संसद में बड़ी संख्या में साधु संतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। धर्म की नगरी में आज धर्म संसद का आयोजन हुआ। एक आयोजन दिल्ली में हुआ था, वहाँ से हुंकार भरी थी हिंदुओं ने और संतों ने कि सनातन बोर्ड का गठन हो और यहाँ से हुंकार भरी जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसका मंदिर जल्दी बने और सभी संत एक हैं और ये जो हुंकार है ये सरकार तक पहुँचनी चाहिए। मैं बस एक ही लाइन कहूँगी कि छीन पड़ी जो धर्म धरोहर उसको वहीं सजाएंगे, जहाँ पर जन्म हुआ माधव का मंदिर वहीं बनाएंगे। ये संतों की नगरी है, यहाँ से हुंकार जाएगी तो निश्चित तौर पर सरकार भी जगेगी और न्यायालय से भी हम लोग ये
निवेदन करना चाहते हैं फैसला जल्द से जल्द आए और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर यहाँ बने। किन बिंदुओं पर यहाँ धर्म संसद में चर्चा की? यहाँ पे लव जिहाद को लेकर सनातन बोर्ड की आवाज को आगे बढ़ाया जा रहा है और जो मेन उद्देश्य है इसका, वो मेन उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को जल्द मुक्ति मिले। देखिए, आज वृंदावन में देश विदेश से धर्म सभा के सभापति महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर सभी पधारे हुए हैं। सभी ने एक स्वर से यही प्रस्ताव पास किया है कि सर्वप्रथम जन्मभूमि के पास में जो ईदगाह मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर नमाज पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। दूसरे प्रस्ताव में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की गई है और तीसरे प्रस्ताव में केंद्र सरकार से ये मांग की गई है कि ब्रजभूमि में जहाँ पर भी गौ मांस, शराब, अंडा बिक रहा है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ तीर्थयात्रियों की भावना आहत होती है। और चौथे प्रस्ताव में मान शोभा यात्रा को पुनः चालू करना चाहिए। पाँचवें प्रस्ताव में गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने की बात कही गई है। इन सभी प्रस्तावों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है और सभी प्रस्तावों को अब केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। हनुमानगढ़ी अयोध्या जी से हम सनातन धर्म प्रचारक रक्षक भवंडर बाबा हम वृंदावन में धर्म संसद में आए हुए हैं। हमारे धर्म संसद का मुख्य उद्देश्य है हमारे प्रभु जो कैद है मथुरा में कृष्ण मंदिर के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए और सनातन बोर्ड के लिए हमारी मांग रखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने यहाँ पे वृंदावन में आके देखा है कि हमारे राधा रानी ठाकुर जी के चित्र को मथुरा नगर निगम के द्वारा पेशाब घर पे, कचरा पेटी पे, शौचालय पे बनाया गया है, जिसको देख के हमारे हृदय को बड़ा घात हुआ है। तो आज हमने संसद में ये बात रखी है और आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक, आयुक्त महोदय तक, महापौर महोदय तक ये बात हम पहुंचाते हैं कि जल्द से जल्द उन चित्रों को आप हटाएं। 45 दिन हो गए हैं ये विषय को। कल पुनः हम इसके लिए पत्र देंगे मथुरा आयुक्त को जाके कि जो ये चित्र नाली पे बनाए गए राधा रानी के, ठाकुर जी के, इनको पूर्ण रूप से हटाए। तो धर्म संसद का जो कार्यक्रम किया गया है, मेन रूप तो उसमें कृष्ण जन्मभूमि रही। कृष्ण जन्मभूमि के साथ साथ सनातन बोर्ड की भी बात यहाँ पर उठी और यहाँ पर जो कार्य हुए पर एक हिंदुत्व जागने की दिशा में कार्य हुए। परंतु सबसे बड़ा बात यह है कि हम हिंदू एक कैसे होंगे। तो मैंने 4 वर्णों की बात करी कि चारों वर्ण जब एक होंगे तो एक मांग मैंने गवर्नमेंट से यहाँ से कर दी है कि जो शुद्ध शब्द है वो शुद्ध नहीं शुद्ध शब्द है। और एक मांग और मैंने गवर्नमेंट से कर दी है कि अदालत में गीता के साथ साथ संविधान की भी कसम खवाई जाए, जिससे हमारे भेद मिट जाए। दोनों की कसम खवाई जाएगी, हमारे भेद मिटेंगे, चारों वर्ण एक होंगे, हम हिंदुस्तान में सनातन धर्म की विजय होगी। धर्म आस्था केंद्र बिंदु को पहले रोक दिया होगा। इतिहासों के शिलालेख में हिंदू बीच दिया होगा। कृष्ण जन्मभूमि पर तुमने कैसे मस्जिद बनवाई, मंदिर तोड़ा, गर्भगृह में कैसे मजलिस बनवाई। आह्वान मैं करना चाहती हूँ, चाहे फिर प्राण गंवाने हो, पहले मुक्ति काना की होगी, फिर काशी जाना होगा। तो ये हिंदूवादियों की ताकत थी और ये हिंदूवादियों की कमजोरी थी कि लाइनों पे मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया। उसका एक ही कारण कि हिंदूवादी नारा लगाते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन संगठन आज भी अपने आप में बटे हुए हैं। सब सोचते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का कार्यक्रम है, इसमें हिंदू महासभा वाले नहीं जाएंगे, हिंदू महासभा का कार्यक्रम है, कोई दूसरा संगठन नहीं आएगा। ये समय है एक होकर लड़ने का। देखिए, धर्म संसद का एक उद्देश्य था, ये जो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह की जो मस्जिद है उसी का विषय था। राम जन्मभूमि हम 24 अक्टूबर को लेकर आए थे और वो हम श्री राम मंदिर से लेकर आए थे, यहाँ पर मथुरा पे लेकर आए थे, जिसमें हमें पूरे शासन ने सपोर्ट करा था और शासन की मदद से और माननीय मुख्यमंत्री जी के सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं था। तो उसको हम लेकर आए, जिससे फिर यहाँ पर अधिकतर धार्मिक जगहों पर और मंदिरों पर उससे एक दिवाली मनाई गई उसी दीप से और बहुत ही अच्छा संदेश गया। वो ब्रिज में हर जगह पर और आपका गोवर्धन हो गया, वृंदावन हो गया, मथुरा, पूरे जगह पे उसका भ्रमण करा गया उस दिव्य ज्योति से। सभी श्रद्धालु जुड़े हुए और आज जो यहाँ पर धर्म संसद थी उससे कई विषय निकल कर आए हैं। मंदिर को लेकर आए हैं, मस्जिद को लेकर आए हैं और जो वर्षों से ये केस चल रहा है उसको भी लेके कि कब इसका रिजोल्यूशन होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कई मांग करी गई हैं, जिसको लगता भी है कि फुलफिल हो जाएगी शासन से, ताकि सुचारू रूप से ये जो हिंदू धर्म और सनातन पद्धति उसको आगे बढ़ाया जा सके और किसी की धर्म की भावना को ठेस पहुंचाना इस धर्म संसद का ये विषय नहीं था। और सभी संतों का आशीर्वाद मिला और कई विषयों पे, महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा हुई, जो कि आपको आगे अपडेट मिलती रहेंगी। ये जो धर्म संसद का जो कार्यक्रम किया गया है, मेन रूप तो उसमें कृष्ण जन्मभूमि रही। कृष्ण जन्मभूमि के साथ साथ सनातन बोर्ड की भी बात यहाँ पर उठी और यहाँ पर जो कार्य हुए
पर एक हिंदुत्व जागने की दिशा में कार्य हुए। परंतु सबसे बड़ा बात यह है कि हम हिंदू एक कैसे होंगे। तो मैंने 4 वर्णों की बात करी कि चारों वर्ण जब एक होंगे तो एक मांग मैंने गवर्नमेंट से यहाँ से कर दी है कि जो शुद्ध शब्द है वो शुद्ध नहीं शुद्ध शब्द है। और एक मांग और मैंने गवर्नमेंट से कर दी है कि अदालत में गीता के साथ साथ संविधान की भी कसम खवाई जाए, जिससे हमारे भेद मिट जाए। दोनों की कसम खवाई जाएगी, हमारे भेद मिटेंगे, चारों वर्ण एक होंगे, हम हिंदुस्तान में सनातन धर्म की विजय होगी। चलिए अब खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से, जहां के अधिवक्ताओं और किसान यूनियन के बीच चल रही जंग समाप्त हो गई है। वहीं आंदोलित किसानों और अधिवक्ताओं के बीच सिटी मजिस्ट्रेट ने वार्ता कराई, जहां बीते दिनों दोनों तरफ से एक दूसरे के विरुद्ध सूचना दी गई थी और इसके बाद दोनों पक्षों ने शिकायत वापस लेने को समझौता पत्र दिया है। बता दें, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जवाहर सिंह गंगवार ने किसान यूनियन के कार्यकर्ता से छीने गए गमछे के बदले नया गमछा उठाया है और मामले पर सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। मामले पर कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने कहा कि दोनों पक्षों में विवाद खत्म हो गया और 18 तारीख के बाद से दी गई दोनों पक्षों की एक दूसरे के खिलाफ शिकायतों को वापस लिया गया है। इसके साथ ही किसान यूनियन के नेताओं को उग्रवादी नक्सली बताने वाला प्रार्थना पत्र भी वापस लिया जाएगा और फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम कार्यालय परिसर का मामला बताया जा रहा है। जो परसों की घटना है उसी पे हमारे मजिस्ट्रेट सिटी मजिस्ट्रेट जी ने और जो वकील लोग थे समझौता कराया और जो हमारे कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष का जो सम्मान गिरा था, हम लोगों को सम्मान गिरा था अंगूठा लेने के बाद, तो उन्होंने अंगूठा पहना करके सभा में अध्यक्ष जी ने जो बार सेशन के जवाहरलाल जो हैं गंगवार जी हैं अध्यक्ष जी, उन्होंने अंगूठा बनाकर सम्मान किया भारतीय किसानों के ब्लॉक अध्यक्ष का अनीस सोमवंशी जी का। तो हमारा सम्मान वापस हो गया। हमने इस प्रसंग में दोनों पक्षों ने उनके जो भी घटना हुई ऊपर समझौता कर लिया। जो तहरीर दी गई थी उनका क्या होगा? जो तहरीर वो समझौता दे दिया, तहरीर वापस हो जाएंगी। जो 19 तारीख में घटना हुई है आज दिन तक की, जो कल भी हुआ इनको द्वारा, जो 19 तारीख मैंने दिया जो उसको वापस किया गया और वापस हो रही है जिसमें नक्सलवाद। हाँ, और जो पहले उन्होंने दिया कि हमको ये बताया गया कि हम गैंग बना के नक्सलवाद चला रहे, उग्रवाद किसानों का लेकर चला रहे हैं, वो भी उन्होंने समझौते में वापस किया है। मतलब लेकिन दोनों पक्षों के मध्य जो है आपस में कुछ कन्फ्यूजन लेके एक दूसरे पर जो है वो विवाद पैदा हो गया था और विवाद में ही बात इतनी बढ़ गई थी, किसान यूनियन जो है वो मतलब हमने भी इसका कोशिश की है बात नहीं बढ़नी चाहिए। जब से भी उनके बाहर के अध्यक्ष आ गए और माननीय और भी उत्तर आए जितने भी और इंडिया भी आए लोग आपस में बैठे एक दूसरे कन्फ्यूजन दूर किया गया और बड़े अच्छे माहौल में दोनों पक्षों के मध्य जो है सब बातें हो गई, सब प्रकरण जो है समाप्त हो गए। दोनों तरफ से तहरीर दी गई थी उस मामले में, दी गई दोनों ने कहा वापस लेंगे, इशू खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में दीनदयाल स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 48 किलो चांदी के आभूषण के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जहां पकड़े गए आभूषण की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। गौरतलब है कि पंडित दीनदयाल स्टेशन पर चेकिंग के दौरान फुट ओवर ब्रिज से आरोपी पकड़े गए, जहां आरोपियों के पास चांदी के आभूषण का कागजात कोई ब्यौरा नहीं था। मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। आज डीडीयू रेलवे स्टेशन पर प्रभारी निरीक्षक जीआरपी डीडीयू सुनील कुमार सिंह और उनकी टीम के द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान फुट ओवर ब्रिज पर 4 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनका नाम विकास कुमार, सन्नी, गोल्डन वर्मा, सरोज कुमार है। उनके लिए हुए बैग से कुल 48 केजी 856 ग्राम चांदी के गहने बरामद हुए। इन गहनों को लेकर सफ़र करने के संबंध में और इसके संबंध में कोई भी कागजात ये लोग प्रस्तुत नहीं कर पाए। इन गहनों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 50 लाख रुपए है। ये गहने ये लोग वाराणसी से बक्सर बिहार लेकर जा रहे थे। इनकम टैक्स की टीम को सूचना दे दी गई है
इनकम टैक्स की टीम आ गई है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पलिया कला के संपूर्ण नगर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित ब्राउन शुगर के साथ में एक नेपाली युवक को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर नेपाल के कंचनपुर जिले का रहने वाला एक युवक जो संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र गोविंद नगर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया, जिसकी तलाशी लेने पर प्रतिबंधित ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। वहीं पकड़े गए युवक ने अपना नाम खेम थापा निवासी जिला कंचनपुर नेपाल बताया है। संपूर्ण नगर थाना प्रभारी ओम प्रकाश राय के निर्देशन में गिरफ्तार युवक को NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है, जहां की अनियंत्रित पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके चलते 2 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिकअप की टक्कर लगने से 2 बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत हुई है। वहीं एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। आनन फानन में राहगीरों की सहायता से एम्बुलेंस में तीनों को CHC भेजा गया है। डॉक्टर ने 2 बाइक सवारों को मृत घोषित कर दिया और एक का CHC में इलाज जारी है। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे, वहीं परिजन में कोहराम मच गया। घटनास्थल पर अंडर ट्रेनी CO अजय वर्मा और थानाध्यक्ष अनुराग मिश्र सहित पुलिस फोर्स ने पहुंच की जांच पड़ताल की है। घटना को अंजाम देने के बाद पिकअप चालक मौके से फरार बताया गया। पूरी घटना थाना कमालगंज क्षेत्र के कतरौली पट्टी के पास की बताई जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र में घायल हो रहे हैं, क्या स्थिति, किसके द्वारा घायल आए थे ये? यहाँ पर अभी ये घायल जो है आकाश नाम का सना बाबूराव, ये एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया है और इसका एक्सीडेंट में काफ़ी चोटें लगी हैं, तो इसका इलाज चल रहा है। और 2 लोग हमारे यहाँ ये मृत अवस्था में ही लाए गए हैं, जिनका नाम शिवा और अभिषेक बताया जा रहा है। और ये अपने बांध से आए, लेकिन ये जब यहाँ आए तभी मृत अवस्था में है। मतलब दोनों मृत अवस्था में है। अच्छा, जो घायल लड़का है इसकी क्या स्थिति है? अभी इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके चोट लगी है, काफ़ी चेहरे पे भी है, हाथ पैरों में भी है, तो इसको देख रहे हैं। फिर नहीं तो इसका एक्सरे करा के अगर उसमें कुछ फ्रैक्चर निकलता है तो इसको रिफर किया जाएगा। चलिए खबर बिजनौर से है, जहां के बिजनौर में बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर एक बार फिर से प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। जहां अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों पर तहसील की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से कॉलोनाइजर में हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला बिजनौर सदर तहसील क्षेत्र में अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित की जा रही है, जिसके चलते एक बार फिर से तहसील सदर की टीम ने बिजनौर के ग्राम चांदपुर फेरू, ग्राम बेगावाल और ग्राम बहुनुद्दीनपुर और ग्राम सेवरामपुर काजीवला में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कॉलोनी विकसित की जा रही है। कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। टीम ने इस दौरान कॉलोनियों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाया। वहीं इस मामले में SDM सदर अवनीश कुमार ने बताया कि बिना लेआउट पास कराए कॉलोनियों काटे जाने की शिकायत मिल रही है। जो इन कॉलोनियों में लोग प्लॉट खरीद लेते हैं, उन्हें बाद में काफी परेशानी भी होती है। ऐसी 5 कॉलोनियों पर कार्रवाई जारी है। बिना नक्शा पास कराए कट रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया है। ये कॉलोनियाँ जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं अवैध हैं और इनका लेआउट पास कराए बिना जिला पंचायत या जो भी सक्षम अथॉरिटी है इन्हीं क्षेत्र से कुछ लोगों द्वारा कॉलोनी काटी जा रही है। इसमें फिर लोगों को बाद में दिक्कत आती है जो वहाँ पर प्लॉट खरीदते हैं, तो जनता के साथ किसी तरह का धोखाधड़ी ना हो, इसलिए उनका ये जनता हमारी इस कार्रवाई से जनता को सचेत हो जाए कि यहाँ पर ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी, यहाँ पर प्लॉट खरीदने में दिक्कत हो सकती है और इनको इसलिए इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इसी में कार्रवाई जारी रहेगी। इनको चिन्हित कर कार्रवाई आगे भी कराई जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जनपद के SP इर्ज रजा के निर्देश पर क्षेत्राधिकार जमानिया रामकृष्ण तिवारी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई हुई। बता दें, जमानिया प्रभारी निरीक्षक अशेष नाथ सिंह और पुलिस टीम ने 2 तस्करों को दबोचा। वहीं आरोपियों के कब्जे से 915 ग्राम हेरोइन और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। बरामद हेरोइन की अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए। बाइक से मादक पदार्थ ले जा रहे थे युवक बताया जा रहा है। गाजीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई, जहां पर 915 ग्राम मादक पदार्थ पाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर महोदय के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कल दोपहर में लगभग 1:30 बजे के आसपास थाना जमनिया पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तो करमहरी बॉर्डर के पास में ही उन्हें एक बाइक पर 2 लोग सवार मिले। एक प्यारे चौधरी
जो कि थाना जमुनिया का ही निवासी है, और एक अशोक कुमार जो कि थाना बिहिया जनपद भोजपुर का निवासी है। इनके द्वारा जो है अवैध सामग्री ट्रांसपोर्ट की जा रही थी। चेक करने पर पाया गया कि इनके पास हेरोइन 915 ग्राम की बरामद हुई। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। इनके आपराधिक इतिहास को भी देखा गया। हालांकि आपराधिक इतिहास थाना जमुनिया में नहीं मिला है, लेकिन थाना बिहिया जनपद भोजपुर में भी तलाशी की जा रही है और इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अनुमानित मूल्य कितना होगा सर इसका लगभग? जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित मूल्य लगभग 2 करोड़ बताई जा रही है। हालांकि इसके विशेषज्ञ ही इस बात को स्पष्ट कर पाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई में मझीला में चचेरे भाइयों के बीच मारपीट हो गई, जहां लाइसेंसी बंदूक से गोली चलने से महिला घायल हो गई। वहीं पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। हरदोई के मझीला थाना के ग्राम मझीला में महेश चंद्र का कल देर शाम ट्रैक्टर खराब हो गया था। चचेरे भाई दिनेश चंद्र ने अपने दरवाजे के बाहर ट्रैक्टर खड़ा होने को लेकर परिजनों से मारपीट की और लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी। गोली लगने से महिला घायल हो गई, जिसको पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर महिला को सीएचसी में भर्ती कराया। वहीं सूचना के आधार पर आरोपियों की सरगर्मी से छानबीन जारी है। मझिला के ग्राम मझिला निवासी महेश चंद्र का ट्रैक्टर दिनांक 21/11/24 को घर जाने के रास्ते पर खराब हो गया था। इसी बात को लेकर दिनांक 22/11/24 को उनके चचेरे भाई दिनेश चंद्र द्वारा महेश चंद्र के पुत्र रोशन व उनकी पत्नी संतोष देवी के साथ गाली गलौज व मारपीट की गई तथा लाइसेंसी बंदूक से फायर किया गया। लाइसेंसी बंदूक के फायर से कुछ छर्रे संतोष देवी के लगे, जिससे वो घायल हो गई। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर संतोष देवी को सीएचसी शाहाबाद उपचार हेतु भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां की मध्य प्रदेश के सीधी जिले के बहरी क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का नया खेल सामने आया। यहां लगातार ईसाई समुदाय में जाने वालों की संख्या बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि लोगों को पहले विशेष प्रार्थना के नाम पर घर में बुलाया जाता है और लालच देकर गरीबों, दलितों और शोषित वर्ग के लोगों को, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दिया जाता है। बहरी बाजार में धर्मांतरण की पाठशाला चुपके चुपके लगाई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पाठशाला में दर्जनों गांव के दलित और कमजोर वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। हर रविवार विशेष प्रार्थना के नाम पर महिलाओं को, बच्चों को घर बुलाया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिस पर हिंदू संगठनों द्वारा बहरी थाने में पहुंचकर कार्रवाई कराने का आवेदन भी दिया गया है। आवेदन में हिंदू संगठनों द्वारा उल्लेख किया गया है कि स्थानीय गरीब लोगों को बरगलाकर तंत्र मंत्र और जादू टोना का प्रभाव दिखाकर भ्रमित किया जा रहा है। हमारे देवी देवताओं और हिंदू धर्म के विषय में अपशब्द बोलना और उनकी बुराई करने का काम किया जा रहा है तथा कथित झाड़ फूक और पैसों का प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं गरीब जनमानस के बीच अंधविश्वास का जहर घोलकर हमारी धार्मिक मान्यताओं को आहत किया जा रहा है, जिस पर बहरी थाना प्रभारी द्वारा मामले की जाँच करने की बात कही गई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के संगठन की तरफ से 2 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें जो विषय उल्लेखित है उसके संबंध में जांच कराकर जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और देखिए अब खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक बेलगांव जिले के निप्पानी तहसील के कसनाल गांव में दूषित पानी पीने से एक नागरिक की मौत हो गई, तो वहीं 30 से अधिक लोग उल्टी और दस्त से पीड़ित हैं। गौरतलब है कि गांव के पांडुरंग पाटिल की स्वास्थ्य दूषित पानी पीने से बिगड़ने पर इचलकरजी के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पीने के पानी में मल मिले होने से उल्टी शुरू हो गई और वहीं गांव के बोरवेल के माध्यम से नल के पानी टूटा हुआ जलापूर्ति पाइप सीवेज में मिल गया। कुछ मरीजों को इलाज के लिए कोल्हापुर और इचलकरंजी के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अचानक हुई इस घटना से नागरिक भयभीत हो गए और मनकापुर स्वास्थ्य विभाग ने भी इस पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। चिकित्सा अधिकारी दिलीप पवार ने कहा है कि दूषित पानी से गांव में महामारी फैली है। मरीजों का इलाज किया जा रहा है और मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण मनकापुर, कारदगा, बोरगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। नागरिकों से बिना डरे सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने का आग्रह भी किया गया है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।